Good morning to all of you. I am Neha, your course teacher of Weed Management, and your course number is ECRU 5212, isn't it? Okay. So, our today's topic is introduction of mode of the action of the herbicides and selectivity. ठीक है. So हमारे सिलेबस में एक अलग से ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द हर्बिसाइड्स में मैंने ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेलेक्टिविटी पढ़ाया है ना. नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड विच आर ट्रांसलोकेटेड एंड सिस्टमेटिक हर्बिसाइड ऑल्सो. ठीक है, पढ़ाया है ना मैंने. तो ये अलग से हमारे सिलेबस में है कि मोड ऑफ द एक्शन कैसे वर्क करता है. ठीक है. सो आर टुडेज टॉपिक इज mode of the action of the herbicides. Okay, so we need to understand what kind of mode of the action of the herbicides, okay, and where they can produce. ठीक है, where they can produce, where they can effects of plant to plants death. Okay, so हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. So without much ado, let us start. Mode of the action of the herbicides. Okay, सो इंट्रोडक्शन पहले हम करते हैं. ओके, क्या होता है मोड ऑफ द एक्शन. तो द टर्म मोड ऑफ द एक्शन रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम एड्सॉर्प्शन इन प्लांट्स टू प्लांट्स एंड डेथ. ओके, तो मोड ऑफ द एक्शन क्या है. मोड ऑफ द एक्शन अगर हम अगर सिंपल वे से समझें तो हम जो भी हर्बिसाइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी हर्बिसाइड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लांट को, तो वो प्लांट उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है उस प्लांट की, और उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, और वो क्या रेस्पॉन्स लेता है, कितना रेस्पॉन्सिबल है उस अगले प्लांट के डेथ में, मरने में, किल करने में. ठीक है. तो बेसिकली सिंपल वे से हम ये देख सकते हैं कि जो हर्बिसाइड्स है वो उसके मोड ऑफ द एक्शन कैसा है, जो उसको ख़त्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है या उसको ख़त्म करने के लिए एसेंशियल है, वी कुड से. ठीक है. Then the mode of the action of the herbicides influences how the herbicides is applied. ठीक है. And then second factor is what? Influences of the herbicide application. ठीक, how we are applying our herbicides in our weeds to kill the herbs, to kill the weeds also. Okay, so वो भी एक डिपेंड करता है. It's depend on that, just like contact herbicide. So how they contact in plants parts, plants vegetative parts. Okay, isn't it? So these are the factors which depends on the mode of the action of the herbicide, or which is very important for our crop kill, our weed kill. ठीक है, हमारे वीट को मारने के लिए मोड ऑफ द एक्शन हर्बिसाइड का कैसा है और हमें किस टाइप का मोड ऑफ द एक्शन का हर्बिसाइड अप्लाई करना है दैट पर्टिकुलर वीट में. ठीक है, तो वो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो हमें समझना पड़ेगा. ठीक है. सो एग्जाम्पल इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड दैट डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है. सर ये जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है वो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है. ठीक है, ब्रोक डाउन कर देता है. ठीक है. सो दे डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन सच एज एसिफ्लोरोफेन, जिसको हम जो मार्केट में ब्लेजर के नाम से आता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है, जो हम ट्रेड नेम जो है उसको हम एसिफ्लोरोफेन कहते हैं. ठीक है. सो ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है. इसका मोड ऑफ द एक्शन कैसा है, कॉन्टैक्ट किस्म का है. ओके, व्हाट इज कॉन्टैक्ट. मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द हर्बिसाइड में बताया था कि कॉन्टैक्ट मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है टू किल द वीड. ठीक है. व्हेन अप्लाइंग द हर्बिसाइड टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द प्लांट फॉर किल द वीड. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स ऑल्सो. ओके. सो पैराक्वाइट नीड टू बी अप्लाइड post emergence to leaf tissue in order to be effective. this is very important. देखो पैराक्वेट क्या है, पैराक्वेट को हम अगर प्री एमरजेंस दे देंगे तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा. ठीक है. वो हर्बिसाइड क्यों, क्योंकि उसका जो केमिकल फॉर्मुलेशन जो बना हुआ है वो पोस्ट एमरजेंस के लिए बना हुआ है, वेजिटेटिव परफॉर्मेंस के लिए बना है. ठीक है. वेजिटेटिव ग्रोथ को मारने के लिए बना है, किल करने के लिए बना है, ना कि सीड्स को जर्मिनेट करने से रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, डेट्रीमेंट करने के लिए बना है. इजंट इट.
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड इज परफॉर्म देयर ओन वर्क, ठीक है। जैसे वो बना है वो अपना काम करेगा, जिस टाइप का उसका फॉर्मुलेशन हो रहा है वो अपना परफॉर्मेंस उसी के हिसाब से देगा, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे परफॉर्म, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म करता है। पैराक्वाइट हर्बिसाइड इज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, ओके, एंड वी could apply the pre-emergence herbicides as well as, okay. So it is not working for the kill of weeds, okay. So हम ये नहीं कह सकते कि पैराक्वाइट हर्बिसाइड सही नहीं है। पैराक्वाइट हर्बिसाइड का मोड ऑफ द एक्शन कैसा है ये भी हमें पता होना चाहिए, ओके। तो दिस इज important and we need to understand, okay. Seedling growth inhibitors such as trifluronium and elachlor need to be applied to the soil to effect control newly germinating seed. See, this is the we could say pre-emergence herbicide because the inhibitors such as trifluronium, ठीक है। inhibitor, why inhibitor? This is to prevent seed germination of the weed. This trifluronium herbicides is applied in soil to prevent seed germination of the weed seed, to inhibit seed germination of the weed seed. So we could say that kind of the herbicides are called pre-emergence herbicide, isn't it? Oh, ठीक है। So moving on, okay, so these are the effective herbicides mode of the action. क्या क्या इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसा नहीं कि जो बहुत समझने वाला, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एडिक्वेट कॉन्टैक्ट प्लांट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आना चाहिए हर्बिसाइड्स। अब जैसे कि हमें 2 क्रॉप लगे हैं, ठीक है, एक वीट लगा है और एक वीड लगा है, ओके, इजंट इट। एक वीट का पौधा लगा है, एक वीड का पौधा लगा है, ठीक है। अब हमें मारना किसको है? वीट के पौधों को। तो डिपेंड करता है ना कि आपने जो अप्लाई किया है, आपने जो एप्लीकेशन किया है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, हमारे वीट के कांटेक्ट में आ रहा है या वीड के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, okay. So educate contact plants and then be absorbed by the plants because of this. If herbicide is post emergence, so some herbicides are to cell elongation, disrupt the cell elongation, so to kill the tissues. So ये सारे जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो डिपेंड करते हैं। तो अगर हमारा हर्बिसाइड को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी नहीं होगी प्लांट में तो वो कैसे मोड ऑफ द एक्शन शो करेगा, isn't it? So move within the plant to the site of the action, ठीक है। मोबाइल इन नेचर का है कि नहीं, चलनशील नेचर का है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस वजह से हम कुछ हर्बिसाइड जो होते हैं इमोबाइल इन नेचर के होते हैं, ठीक है, जो मूव ऑफ नहीं कर सकते, जिनका सरफेस जो होता है एक ही जगह पे रह जाता है। तो हम उसमें उस टाइप के कुछ एडजुवेंट्स ऐड करते हैं हर्बिसाइड के मोड ऑफ द एक्शन को चेंज करने के लिए, ताकि वो मोबाइल इन नेचर के हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट बीइंग डीएक्टिवेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको डाल दिया तो डीएक्टिवेट हो जाए। तो इसकी एक्टिवेशन को भी हम बनाए रखने के लिए भी एडजुवेंट्स डालते हैं। मैंने आपको एडजुवेंट्स में पढ़ाया है कि कुछ एडजुवेंट्स के मैंने नाम भी बताए हैं जो पर्टिकुलर उस हर्बिसाइड्स में हम डालते हैं ताकि वो डीएक्टिवेट मत हो। क्योंकि कुछ हर्बिसाइड्स होते हैं वोलाटाइल इन नेचर के होते हैं, कुछ टाइम बाद इवापोरेट हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन हो जाता है उनका। तो क्या होता है, वो जितना उसको हमारे वेजिटेटिव सरफेस में रहना चाहिए उतना टाइम वो सरफेस में नहीं रह पाते, तो ऑब्वियसली प्लांट किल नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली उसके मोड ऑफ द एक्शन को चेंज करने के लिए हम उसमें एडजुवेंट्स एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वो एक्टिव बना रहे, डीएक्टिवेट मत हो, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मोड ऑफ द एक्शन, ओके। देन आफ्टर रिच टॉक्सिक लेवल एट द साइट ऑफ द एक्शन, कि टॉक्सिसिटी को बनाए रखने के लिए भी हमने एडजुवेंट में पढ़ा है कि टॉक्सिसिटी को बनाए रखने के लिए भी ट्राइफ्लोरोलिन, है ना, बेंजोइक एसिड, ऐसे इस टाइप के जो अलग अलग एडजुवेंट्स हैं जो अलग अलग आपके हर्बिसाइड्स में हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं ताकि उसके
टॉक्सिसिटी लेवल को हम बनाए रखें, ताकि वो एक एडिक्वेट टॉक्सिसिटी रखे और एक सही टाइम पे, एक ड्यूरिंग द टाइम पे, ड्यू डेट तक, टिल डेट तक उस वीट को किल कर पाए हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एसेंशियल है, ठीक है। सो इसको पहले समझना पड़ेगा। बिफोर दिस इज रिमेम्बरिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है। हम इसको याद करेंगे, याद कर रहे हैं, उससे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या, मोड ऑफ द एक्शन ही क्या है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस व्हाट आई वांटेड टू सेड, ओके। एंड देन मूविंग ऑन, mode of the action. So the application method used, whether pre-plant, incorporated, pre-emergence, ठीक है। So there are some applications are the main factor for the herbicides application, whether it is pre-emergence or post-emergence also, ठीक है। So वो cooperate, अगर आपको एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द हाउ दे अप्लाइड एंड हाउ एप्लीकेशन, व्हाट एप्लीकेशन वी शुड अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड फॉर किल द प्लांट, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग में लानी पड़ेगी अपने। पोस्ट एमरजेंस डिटरमाइंस वेदर द हर्बिसाइड विल कॉन्टैक्ट जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, रूट्स, शूट्स और लीव्स ऑफ द प्लांट्स। देन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय द हर्बिसाइड्स आर ब्रॉडली, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजिकल, जैसे मैंने सेल एलोंगेशन, सेल टिश्यू रप्चर हो जाना, सेल मेम्ब्रेन को ब्रोक कर देना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जो अफेक्ट है हर्बिसाइड्स का वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली मेजरली 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़, देन सेकेंड वन इज photosynthesis, then protein and nucleic acid metabolism, and then last one is hydrolytic enzymes activities, okay. So these are the physiological process which is affected by the herbicides, okay. So we studies all of that and all of them, and we take first one which is respiration and mitochondrial activities, okay. So let us see what is the respiration and mitochondrial activity, okay. So herbicides affected the mitochondrial activities by uncoupling, okay. Remember uncoupling the reaction responsible for adenosine triphosphate which is ATP synthesis, ठीक है। सो बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साइंस लिया होगा, बायोलॉजी जिनका इंटरमीडिएट होगा, उन्हें पता होगा कि व्हाट इज़ द ATP सिंथेसिस, ठीक है। तो हमें बायोलॉजी में नहीं जाना है, हमें बस याद रखना है कि जो हर्बिसाइड्स जो अफेक्ट करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल जो एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो वो जो बहुत सारे वो एक्टिविटी जो होती है, जो कपलिंग नहीं हो पाती है, अनकपलिंग हो जाती है हर्बिसाइड्स की। कपलिंग नहीं हो पाती मतलब वो जुड़ नहीं पाते, ठीक है, अच्छे से। मैं जब एडिक्वेट एब्जॉर्बसेंट कैपेसिटी उनकी नहीं होती, किसकी नहीं होती, हर्बिसाइड की नहीं होती, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या चीज़ के लिए, ATP सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर हम सीधे अगर हम ब्रीफली इसको समझना चाहें तो ATP क्या है, एनर्जी है, फूड है टू प्रोड्यूस बाय द प्लांट, ठीक है। जो प्लांट जो है अपने द्वारा प्रोड्यूस करता है, एनर्जी है, जो एक एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम प्लांट्स के हमारे फिजियोलॉजी के लैंग्वेज में हम उसको ATP बोलते हैं, एनर्जी बेसिस वी कुड से, ठीक है। then by interfering with electron transfer and energy transfer, तो these all the physiological effect, ठीक है। ये ATP ट्रांसफ़र कैसे होता है आप फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, या आगे हो सकता है आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के आपके सब्जेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, जो हमारा जो भी फूड होता है, ठीक है, फूड होता है, वो प्रोटीन होता है, सारी चीज़ें, तो ये कैसे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्या कैसे रहते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन्स वगैरह होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन काम करता है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट के अंदर घुसें, फिजियोलॉजी में अगर हम अंदर जाएं तो हम देखेंगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, उसको इंटरफेयर करता है, ठीक है। प्लांट के इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ट्रांसफ़र, ATP सिंथेसिस जैसे जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। द अनकपलर एक्ट एज मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियन इन विच फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। तो ये सारी जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, एटीपी सिंथेसिस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, ये सारे फिजियोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो हमें एकदम से फिजियोलॉजी में नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको समझाने लगी तो उससे पहले मेरे को आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये यू नीड टू रिमेंबर दिस कि क्या होता है, वो अनकपलर जो मेम्ब्रेन को वो एक्ट को फॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं जो अनकपल होता है, जुड़ के नहीं रहता है। और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन कर देता है जिस वजह से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्या है फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसको आप डिटेल से फिजियोलॉजी में पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन को अगर मैं समझाने लगी तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ द एक्शन पढ़ रहे हैं। और किस में मोड ऑफ द एक्शन पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्लांट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना समझना है कि माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी में जो मेम्ब्रेन होते हैं उनको तोड़ देता है, अनकपल कर देता है। और क्या करता है, जो क्या कॉज करता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कॉज करता है, ठीक है, जिससे फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन लीक थ्रू द मेम्ब्रेन। अब वो मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो भी अंदर होंगे वो लीक करेंगे, बाहर निकलेंगे, सो दैट जिससे द चार्जेस दैट दे नॉर्मली सेपरेट आर लॉस्ट, ठीक है। जो एटीपी सिंथेसिस होता है बेसिकली अगर हम समझें तो एटीपी सिंथेसिस क्या है, फूड है उनका, ठीक है, एनर्जी है जो वो सेपरेट करके, जो वो सेव करके रखता है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन के लिए वो सेव करके रखता है एनर्जी को। तो जब मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, जब मेम्ब्रेन को तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लीक होने लगेगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन लीक होने लगेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म दी एटीपी, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं एटीपी को। अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन जब लीक होने लगेंगे तो जो सेव किए हुए एनर्जी है वो लॉस होने लगेगी, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो प्लांट क्या होगा, फूड ही नहीं मिलेगा प्लांट को, तो प्लांट क्या होगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। एज रिजल्ट एनर्जी इज नॉट एक्यूमुलेटेड फॉर एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाता, ठीक है। सो मूविंग ऑन, okay, then photosynthesis, first one is respiration and mitochondrial activities, okay, and then we reach out second one which is photosynthesis, ठीक है। so photosynthesis क्या है, फोटोसिंथेसिस ऐसा है जो पौधा है वो क्लोरोफिल का यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना फूड है ना, जो अपना फूड बनाता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में हम उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस से वी आर ऑल फैमिलियर ऑफ दिस वर्ड, है ना। हम आई होप आप सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। हम 9th-10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है और वाई दे हैपन एंड वाई वेयर फूड प्रोवाइड बाय द फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट, ठीक है। तो कैसे कहाँ से प्लांट को फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोवाइड होता है, वो कैसे मेक करते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमको पता है, तो मैं इसको ज़्यादा समझाती नहीं हूँ, पॉइंट में आती हूँ। इनहिबिटिंग और ब्लॉकिंग द हिल रिएक्शन एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन फोटो सिस्टम, ठीक है। तो फोटो सिस्टम होता है, देखिए स्टोमेटल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्टोमेटल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। स्टोमेटा फॉर्म होते हैं, फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में हो सकता है कि मे बी जो स्टोमेटा है वो बंद रहता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में जाके वो खुलता है, जिससे इवोपरेशन होता है, इवो ट्रांसपरेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो फिजियोलॉजिकल टर्म हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा फिजियोलॉजिकल टर्म में नहीं जाना है, हमें ये याद करना है कि ये जो अगर हम फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे देखें तो वो ब्लॉक कर देता है, क्या ब्लॉक करता है, हिल रिएक्शन को, ठीक है। जो हिल रिएक्शन होते रहता है, जो प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन और वाटर का फोटो सिस्टम के लिए, ठीक है। जो प्लांट के फोटो सिस्टम के लिए, फोटो एक्टिविटी के लिए, प्लांट को फूड प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड करता है हिल रिएक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली
सिंपली आप ऐसे समझें इसको कि हिल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमें जो पौधों को ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराता है फोटोसिस्टम फर्स्ट की क्रिया होने के लिए, ठीक है। उसी को वो रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। कौन सा इनहिबिट कर देता है? हर्बिसाइड इनहिबिट कर देता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं? यूरिया है, ट्राइएजिन है, यूरेसिल है एंड नाइट्राइल्स है। तो ये सारे हर्बिसाइड्स हैं, they cause the inhibits of photosynthesis activity, ठीक है। so we need to remember these only, okay। inhibit the transfer of transport of electron in photosystem second, तो वही है इलेक्ट्रॉन उसमें फोटोसिस्टम सेकेंड में जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फोटोसिस्टम वन से फोटोसिस्टम सेकेंड में, ठीक है। फिर उसके बाद फोटोसिस्टम सेकेंड से माइटोकॉन्ड्रियल में। तो सारी चीज़ें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सेल मेम्ब्रेन्स जो है, हमारा जो पौधा भी है अलग अलग सेल से अलग अलग जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ जो होती है उससे बना हुआ है। तो उसमें क्या है, नाइट्राइल्स और यूरिया फैमिली जो होती है हर्बिसाइड्स की, वो ऐसा काम करती है, ओके। क्या करने का काम करती है? इनहिबिट कर देती है। Then after removing electron from the electron transfer for paradoxin and photosystem first, तो these examples you need to remember these कि ये क्या काम करते हैं। पैराडॉक्सिन फोटोसिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोक देता है, नाइट्राइल्स और यूरिया फोटोसिस्टम फर्स्ट में इनहिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, यूरिया ट्राइजिन और यूरेसिल्स जो होते हैं वो हिल रिएक्शन को करते हैं। एंड देन हिल रिएक्शन को आप याद करेंगे कि हिल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें वाटर और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं हम फोटोसिस्टम सेकेंड को, ताकि वो क्या कर पाए, फूड प्रोड्यूस कर पाए, एटीपी सिंथेसिस कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। इनहिबिटिंग द नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल टर्म है वो सारी चीज़ें करने में कौन कौन से जो हर्बिसाइड्स हैं वो अपनी मेन रोल प्ले करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ओके, द थर्ड वन इज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, अमीनो एसिड से फॉर्म होता है प्रोटीन। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड बाइंड अप होके प्रोटीन फॉर्म करते हैं, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्रिएट करता है, इजंट इट। सो प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस ब्रॉडली इन 3 स्टेजेस, ओके, विच आर अफेक्टेड बाय द हर्बिसाइड। जो हर्बिसाइड की वजह से कौन कौन से प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ये हम देखेंगे। तो इनिशियल ऑफ polypeptide chain involving formation of messenger RNA, ribosome, initial complex and the binding of nitrogen formaldehydes and transfer of RNA, ठीक है। तो अब पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया इसमें, ठीक है। अब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में मे बी, तो आपको पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करता है, mRNA मतलब क्या होता है, मैसेंजर RNA, ठीक है, जो एक मैसेज को दूसरे RNA तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो mRNA जो कि राइबोसोम, इनिशियल कॉम्प्लेक्स एंड बाइंडिंग ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मेलिल मिथियोनिल ट्रांसफ़र ऑफ RNA, ठीक है। तो ये mRNA का जो भी काम होता है ना, जो मैसेज ट्रांसफ़र करने का प्लांट को, ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र करने का मतलब जो भी उनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है उसका वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू या अनदर बायोलॉजिकल एलिमेंट के थ्रू जो ट्रांसफरिंग होता है mRNA के थ्रू, वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर chain elongation involving transfer of growing peptide chain from tRNA to which the incoming a tRNA attached, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है चेन एलोंगेशन कर रहा है, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको रप्ट कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, खींच रहा है उसे ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में जो RNA है वो जो हर्बिसाइड्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो tRNA टू विच इज़ इनकमिंग AATT इज़ अटैच, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ये नाम है ट्रांसफ़र RNA का जिसको ये जो चेन इलोंगेशन करता है वो tRNA इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन क्या करते हैं जो हर्बिसाइड्स हैं
वो प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, चेन टर्मिनेशन, ठीक है, जो चेन जो रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन बना होता है, उस चेन की वजह से ही, चेन बोल सकते हैं हम या बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में हम उसे बॉन्ड बोल सकते हैं, उस बॉन्ड की वजह से ही अमीनो एसिड फॉर्म होता है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से तीसरे नाइट्रोजन से जुड़ के अमीनो एसिड बनाता है, सारा अमीनो एसिड एक साथ बाइंड अप होकर प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन से ही क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का सिंथेसिस होता है। उसी सिंथेसिस को हम मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट बोलते हैं, अगर हम समझना चाहें तो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको इन्वॉल्व करती है। तो ये 3 स्टेजेस हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिज्म के। ओके, सो मूविंग ऑन। Okay, then hydrolytic enzyme activity. This is the last one. So during seed germination, enzymes are activated, synthesized and stored insoluble food disgraded, soluble food translocated, nutrients mobilized and synthetic reaction related to the growth take place. ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन के टाइम में बहुत सारी जो एंजाइम्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं, सिंथेसिस होते रहता है, जिनका संश्लेषण होते रहता है, जो इनसॉल्युबल स्टेट में, सॉल्युबल स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में जो हमारे प्लांट्स हैं उसको एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और उस एनर्जी को वो कैसे स्टोर करते हैं, कैसे होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट जो अपटेक होता है सॉइल से, ठीक है, जो ट्रांसलोकेट होता है, जिनका मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, ठीक है, एनर्जी फॉर्म करते हैं सीड जर्मिनेशन में एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो एक्टिविटी होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं हमारे हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो इन सारे डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, एट द एंड प्लांट जो है वो हमारा वीड प्लांट जो है हमारा डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ द एक्शन को हमें इसीलिए समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं वीड को किल करने के लिए। तो हर्बिसाइड के कैसे एक्टिविटीज़ हैं और बहुत से कैसे मोड ऑफ द एक्शन जिस पे अटैक करता है हर्बिसाइड, ठीक है। तो ये हमें समझना है। प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स रिक्वायर्ड सिंथेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन पॉलीराइबोसोम एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है सिंथेसिस में बहुत सारी चीज़ों में, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में बहुत सारे राइबोसोम और एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को डिस्टर्ब कर देता है। देन आफ्टर एन अफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड्स ऑन एनी वन और मोर ऑफ दिस इवेंट्स वुड अफेक्टेड द अदर इवेंट एज वेल एज कॉन्सिक्वेंटली। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, सेल इलॉन्गेशन, सेल रप्चर, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देना, फोटोसिंथेसिस को एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, मेटाबॉलिज्म जो है, न्यूक्लिक एसिड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको रप्ट कर देना, उसको ब्रेक कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मेम्ब्रेन ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लीक होगा तो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो नहीं मिल पाएगा, एनर्जी स्टोर्ड नहीं हो पाएगा, सिंथेसिस नहीं हो पाएगा एटीपी का, तो हमारे प्लांट को फूड नहीं मिल पाएगा, तो बिना फूड के हमारा प्लांट एट द एंड क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही समझना था, बेसिक हमारा यही कंसेप्ट था कि हमें ये 4 एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमिक एक्टिविटी है ना, मोबिलाइजेशन एक्टिविटी, पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड फॉर्म्स एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली समझनी थी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोड ऑफ द एक्शन कभी कभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको डिटेलिंग करनी होगी जब आपके ज़्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाता है क्लासिफिकेशन, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द एप्लीकेशन, मोड ऑफ द एप्लीकेशन में आएगा तो आप क्लासिफिकेशन सिंपली लिख देंगे, एग्जाम्पल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द, राइट ऑन द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द हर्बिसाइड्स एंड देयर कैटेगरीज ऑल्सो, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये हमारे सिलेबस में था, तो आज हमने ये देखा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।